अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम अगला टॉपिक अपना करेंगे एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 हमने शुरू किया हुआ है। इस टॉपिक का नाम है हमारे पास रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जैसे कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जी बच्चों, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था लॉर्ड रदरफोर्ड। लॉर्ड रदरफोर्ड बेटे 1911 के अंदर ही परफॉर्म एन एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर द न्यूक्लियस। अब उस एक्सपेरिमेंट की हम सीधा बातें देख लेते हैं। तो मैंने उसको डिवाइड कर दी है कुछ सब हेडिंग्स के अंदर ताकि ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ऑपरेटर्स में बेटे उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए जो सबसे पहले इस्तेमाल किया, नंबर 1 एक गोल्ड फॉइल इस्तेमाल की। एक बेटे इस्तेमाल की गोल्ड फॉइल हैविंग थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर। और ये जो गोल्ड फॉइल थी ना, इट वाज सराउंडेड बाय अ जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन। दूसरी से इस्तेमाल की जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, किस लिए की? टू ऑब्जर्व द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और तीसरे नंबर पे बेटे उसने क्या इस्तेमाल किया? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब देख सकते हैं ये मेरे पास सारी अल्फा पार्टिकल्स है ऑपरेटर्स में, जो किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम या पोलोनियम उससे हासिल की गई हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स के होते हैं। ये हमारे पास जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है। ये हमारे पास क्या गोल्ड फॉइल है। ये हमारे पास क्या जी, पूरा एक गोल्ड फॉइल है, सोने का वर्क है जो इसने यूज किया हुआ है। ठीक होगी बात ये। अब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं हम। जी बच्चों, सबसे पहले लॉर्ड रदरफोर्ड ने क्या किया? उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हासिल करदा जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ही अलाउड दीज अल्फा पार्टिकल टू फॉल टू बम्बार्ड ऑन द गोल्ड फॉइल। अब वो देखता क्या है? ये अल्फा पार्टिकल है जो उसने बम्बार्डमेंट की। ले जी, बस ये काम किया है। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया हुआ है। एक्सपेरिमेंट क्या किया था रदरफोर्ड ने? क्या किया था? ही बम्बार्डेड दीज अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम और पोलोनियम ऑन द गोल्ड फॉइल। इसने इन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर डायरेक्ट किया या बम्बार्डमेंट की। अब वो देखता क्या है? आप देख रहे हैं ये बम्बार्डमेंट की हुई है। ये एक अल्फा पार्टिकल इधर आके टकराया है, इधर इन्फ्लोरेसेंस क्रिएट, एक इधर आकर टकराया है, इधर इन्फ्लोरेसेंस, एक इधर आकर टकराया है, एक इधर इन्फ्लोरेसेंस, एक इधर आकर टकराया है, और एक ऐसे टकराकर ऐसे वापस आए, इन्फ्लोरेसेंस इधर क्रिएट हुई। ठीक होगी बात। और इन अल्फा पार्टिकल्स की जो इसने गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंकी थी, इसकी स्कैटरिंग को ऑब्जर्व करने के लिए इसने क्या लगाई हुई है? जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन। क्योंकि यहां से हमें अल्फा पार्टिकल नजर तो नहीं आएंगे, हम इधर से ही जज, जहां जहां इन्फ्लोरेसेंस क्रिएट हुई होगी हम उधर से जज करेंगे अल्फा पार्टिकल ने अब यहां हिट किया, यहां हिट किया, या यहां हिट किया, या यहां हिट किया। ये हो गया एक्सपेरिमेंट। ठीक है कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर डायरेक्ट किया या उसकी बम्बार्डमेंट की, और इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को, इनके बिखरने के अंदाज को ऑब्जर्व करने के लिए इसने जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन हासिल की। अच्छा, अब आगे इसकी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व क्या करता है देख सकते हैं आप। इसने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से यानी एटम में से आर पार गुजर गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल और एटम्स। और क्या देखता है? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड फेयरली लार्जर एंगल। और क्या देखता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए हैं? कुछ लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए हैं,
और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी हैं विच आर जस्ट बाउंस बैक, विच आर जस्ट रिफ्लेक्ट बैक। यानी तीन बातें उसने मेन ऑब्जर्व की। नंबर वन, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स आर पार गुजर गए, ज्यादातर, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि फेयरली लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बाउंस बैक हो गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए। ये होगी ऑब्जर्वेशन, बहुत आसान। अब इसका इसने कंक्लूजन क्या निकाला, जो ऑब्जर्व किया इसका बेटे इसने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन बड़ा आसान, क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन नंबर वन, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल में से आर पार गुजर जाना ये इस बात की निशानदेही करता है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। ठीक है, पासिंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थ्रू द गोल्ड फॉइल कंफर्म दैट मेजर पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी, होलो। एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है? खाली है। ये पहला पॉइंट हो गया ना। पॉइंट नंबर टू, डिफ्लेक्शन of some of the alpha particle on fairly larger angle and reflection or bouncing back of the some of the alpha particles show that alpha particle must be collided some heavier portion of the atom which have almost same mass as the alpha particle। ठीक होगी बात। ये कुछ अल्फा पार्टिकल का फेयरली लार्जर एंगल पे डिफ्लेक्ट होना और कुछ का रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक होना यह जाहिर करता है कि ये अल्फा पार्टिकल लाजमी तौर पर एटम के किसी सेंट्रल कोर या सेंट्रल सॉलिड हिस्से से टकराए हैं और टकराकर बाउंस बैक हुए हैं, और उस सॉलिड हिस्से की चार्ज वही है जो अल्फा पार्टिकल्स के। ये हमारे पास क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया। और उस सॉलिड हिस्से का नाम उसने क्या रख दिया? न्यूक्लियस। क्या नाम रख दिया? न्यूक्लियस। बहुत आसान। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बोला कि पासिंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल थ्रू द गोल्ड फॉइल कंफर्म दैट मेजर पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द फेयरली लार्जर एंगल एंड बाउंसिंग बैक और द रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ द सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स confirm that alpha particle must be collided some heavy portion of the atom which have the same mass as the alpha particles। ठीक होगी बात के। और वो जो हैवी पोर्शन सॉलिड कोर जिसके साथ टकराकर अल्फा पार्टिकल वापस आए हैं, रदरफोर्ड ने उसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस का। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स इसने बताए। उसने पॉइंट ये बताया कि न्यूक्लियस के गिर्द जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होते तो न्यूक्लियस में उसने खींच लेना था और स्ट्रक्चर क्या हो जाना था? खराब हो जाना था। उसने कहा ये जो मेरा मॉडल है ना, एटॉमिक मॉडल, इट इज जस्ट लाइक टू अ सोलर सिस्टम और प्लेनेटरी मॉडल। और प्लेनेटरी मॉडल में क्या होता है? प्लैनेटरी मॉडल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाकी छोटे मोटे सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो इसके गिर्द क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारी अर्थ है, नेपच्यून है, प्लूटो है, यूरेनस है, ये सन के गिर्द क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस इज अ सोलर सिस्टम और प्लैनेटरी मॉडल। उसने कहा मेरा एटॉमिक मॉडल भी ऐसा है जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर जो मरकजी किरदार है वो किसका है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। उसने कहा मेरा एटॉमिक मॉडल भी प्लैनेटरी मॉडल की तरह का है। प्लैनेटरी मॉडल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और एटॉमिक मॉडल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके गिर्द क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक होगी बात ये। उसके बाद आगे इसके डिफेक्ट्स। अब डिफेक्ट नंबर 1 बहुत जबरदस्त। उसने कहा था कि मेरा मॉडल क्या है? प्लैनेटरी मॉडल की तरह। अगर प्लैनेटरी मॉडल में देखें तो सन क्या है? न्यूट्रल। क्या सन पॉजिटिवली चार्जड है? क्या सन नेगेटिवली चार्ज है? नहीं, सन न्यूट्रल है, अर्थ न्यूट्रल है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, दूसरे प्लैनेट्स भी क्या है? न्यूट्रल है। तो जो प्लैनेटरी मॉडल है इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द न्यूट्रल बॉडीज, जबकि एटॉमिक मॉडल में क्या न्यूक्लियस जो है न्यूट्रल है? नहीं, न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्जड है। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्जड है। तो पहला डिफेक्ट तो ये हो गया ना, पहला डिफेक्ट ये हो गया।
ठीक है, एटॉमिक मॉडल जो है एक्चुअली डोंट हैव अ रिजेम्बलेंस विद द प्लैनेटरी मॉडल बिकॉज इन द प्लैनेटरी मॉडल ऑल द बॉडीज वर न्यूट्रल, जबकि एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड है और इसके ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्जड है। पहला डिफेक्ट। डिफेक्ट नंबर 2, ये न्यूक्लियस है, इसके ग्रिड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो क्लासिकल मैकेनिकल थ्योरी के मुताबिक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर जो है इट विल एमिट द एनर्जी, ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। जब एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो इसका रेडियस क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। एनर्जी एमिट करता जा रहा है, इसका रेडियस क्या होता जा रहा है, छोटा हो जाता है। एनर्जी एमिट करता जा रहा है, रेडियस क्या होता जा रहा है, छोटा होता है। एंड फाइनली दिस इलेक्ट्रॉन विल ड्रॉप इनटू द न्यूक्लियस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विल कोलैप्स। एटम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस then it will definitely lose energy. In this way it will choose a spiral path, it will choose a spiral path and finally it will fall into the nucleus and the structure of atom will collapse. एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी मसलसल खारिज करेगा। अगर वो मसलसल खारिज करेगा उसका रेडियस क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और रेडियस छोटा होता होता आखिरकार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इस तरह एटम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ये दूसरा डिफेक्ट हो गया। डिफेक्ट नंबर 3, चले मान लें कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज रिलीजिंग एनर्जी कंटिन्यूसली, तो फिर इससे हासिल होने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका स्पेक्ट्रम हमें कंटिन्यूस हासिल नहीं होता, वो हमें होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसे डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो तीसरा डिफेक्ट क्या होगा, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली एंड इट इज एमिटिंग एनर्जी कंटिन्यूसली, then its spectrum should be a continuous spectrum, but actually we obtain discontinuous or line spectrum. ये बड़े 3 डिफेक्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लेक्चर फिर बाद में करेंगे। थैंक यू।